Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss modification या specialization and function of plasma membrane. देखो बेटा हमने इससे पूर्व की वीडियो में सेल वॉल की स्ट्रक्चर के 3 मॉडल बात किए थे, जिसमें अपन ने सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और तरल मोजेक मॉडल का डिस्कशन किया था। और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का जो सर्वमान्य मॉडल है वो तरल मोजेक मॉडल है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। और आज हम इस वीडियो में 2 टॉपिक बात करेंगे, मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसी विशेष कार्य को, किसी स्पेशल फंक्शन को करने के लिए कुछ मॉडिफाई हो जाती है, अपने जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा बहुत अंतर कर लेती है, उसी की अपन बात करेंगे। और दूसरा अपन टॉपिक इसमें बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के क्या कार्य है। ठीक है, चलिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किसी विशेष कार्य हेतु अपने आप में कैसे कैसे रूपांतरण करती है, उनकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले चलिए देखिए, अपन बात करें इसके बहुत सारे रूपांतरण हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे कार्यों को करने के लिए अपने रंग रूप में, उनके संगठन में थोड़ा बहुत बदलाव कर लेती है, और उन्हीं बदलावों के कौन कौन से प्रकार है उनका डिस्कशन अपन सबसे पहले कर रहे हैं। तो देखिए उसके कौन कौन से मॉडिफाई है या स्पेशलाइजेशन रूप है। तो सबसे पहला रूप है माइक्रोविलाई। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मांकुर। देखिए बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री या आहार नाल है, उसकी जो भित्ति होती है उसमें जो उसकी एपिथेलियम या उपकला कोशिकाएं होती है, उनमें कुछ अंगुली नुमा उभार निकल आते हैं। तो जो सेल होती है उसमें अंगुली नुमा उभार निकल आते हैं, और उन अंगुली नुमा उभारों को ही माइक्रोविलाई अपन कहते हैं। तो यहां पर कहें माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर। देखिए यहां आप देख रहे हो, ये अपन यहां पर इसका टाइप बात कर रहे हैं, यहां पर फिगर अपन देख रहे हैं, और फिगर आप देख रहे हो कि देखो मेरी अंगुलियों के समान उभार है। तो सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से अंगुली नुमा उभार बना लेती है, जिससे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सेल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। ठीक है, एक तो मैं कहूं ये सीधी सेल मेम्ब्रेन है और एक इस तरीके से, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और इसकी जो कार्य क्षमता है उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है। तो इस प्रकार का जब रूपांतरण हो तो उसे अपन कहते हैं माइक्रोविलाई। अब यहां अपने ये हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया। प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो अंगुली नुमा उभार को हम क्या कहेंगे बेटा, माइक्रोविलाई कहते हैं। तो अंगुली नुमा उभार होंगे माइक्रोविलाई। फंक्शन अपन बात करें तो एब्जॉर्प्शन या अवशोषण का कार्य करता है। तो विभिन्न प्रकार के जो फूड मटेरियल है उसमें ये अवशोषण, जैसे जल का अवशोषण, खाद्य पदार्थ ग्लूकोज का अवशोषण, इनके अवशोषण के कार्य करता है। तो इसका मेन फंक्शन जो माइक्रोविलाई का या सूक्ष्मांकुर का मेन कार्य अपन बात करें तो वो है बेटा अवशोषण, विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल का या वाटर का इनका अवशोषण करना। अब ये कहाँ उपस्थित है, तो देखिए बेटा एलिमेंट्री कैनाल में अभी बताया कि आहार नाल जो होती है, आहार नाल की जो छोटी आंत्र है, बड़ी आंत्र है, उसमें जो उसकी सरफेस है वो इस तरीके से होती है जिससे जल का अवशोषण, ग्लूकोज का अवशोषण बढ़ जाता है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं आंत्र में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। तो अपने आंत्र हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो अपन मॉडिफिकेशन बात करें, रूपांतरण बात करें, तो वो है बेटा गैप जंक्शन। ठीक है, गैप जंक्शन क्या है? जंक्शन मीन्स होता है जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना। जैसे अपन सामान्य भाषा में होता है कि जयपुर जंक्शन, ठीक है, अहमदाबाद जंक्शन,
तो ये क्या है, जंक्शन मीन्स रेलवे लाइन को आपस में क्या कर रहे हैं, वो कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जब सेल को आपस में जोड़ने वाली जो इकाई है उसे अपन जंक्शन कहते हैं। तो देखो बेटा गैप जंक्शन क्या है, एक सेल ये है, सेल फर्स्ट और सेल सेकंड, ये सेकंड सेल है, ठीक है। दो सेल है, ये आपस में एक दूसरे के इस तरीके से कनेक्टेड है कि इसके बीच में क्या बन जाती है, नलिका बन जाती है, एक नाल बन जाती है। तो गैप होता है, गैप होता है इनके बीच में, वो आपस में जंक्शन द्वारा जुड़ी होती है। तो ऐसा जंक्शन जिनके बीच में गैप उपस्थित हो, तो अपन यूं कहें कि दो सेल जो है, दो सेल्स आपस में गैप जंक्शन, गैप जंक्शन द्वारा जुड़ी होती है। तो गैप जंक्शन द्वारा जुड़ी रहेगी दो सेल आपस में। इनके बीच में जो होगा बेटा वो एक नलिकाकार गैप होता है। तो यहां पर कह सकते हैं कि नलिकाकार गैप होता है बीच में। या अपन कहें जैसे टनल, अपन कहें बीच में से टनल निकल रखी हो। तो मैं अभी आपको एक रूप में आपको समझाऊं कि एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। इससे अपन क्या कहेंगे बेटा, गैप जंक्शन। जो बीच में गैप हो गया, इस तरीके से अटैच नहीं है, इस तरीके से है, तो ये गैप जंक्शन है, ठीक है। तो ये गैप जंक्शन का, इसका अगर मैं फंक्शन बात करूं तो ये दो सेल्स के मध्य विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है या न्यूट्रिएंट मटेरियल है उनका आयनों का एक्सचेंज करते हैं। तो देखिए बेटा, खाद्य पदार्थों आयनों का विनिमय इनके द्वारा किया जाता है। तो यह है गैप जंक्शन। अब अपन बात करें ये किसमें उपस्थित है, तो ये जितनी भी जो अपनी पेशीय कोशिकाएं होती है या कार्डिक पेशियां होती है उनमें ये उपस्थित होता है। तो हृदयी पेशियों में ये उपस्थित है, तो हृदयी पेशियों में ये उपस्थित है गैप जंक्शन। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, नेक्स्ट है टाइट जंक्शन। देखो टाइट जंक्शन मीन्स वही है, टाइट मीन्स क्या होता है, कठोरता से, दृढ़ता के साथ। तो देखो एक सेल ये है मेरी, ये अपन बात करें कि ये अपनी सेल फर्स्ट हो गई, इधर वाली सेल फर्स्ट, और ये है सेल सेकंड। आपस में कैसे कनेक्टेड है अपन देखो समझे। जैसे मैंने कहा गैप जंक्शन में इस तरीके से गैप है, यहां टाइट जंक्शन में क्या होगी, एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, आपस में इस तरीके से दृढ़ता से कनेक्टेड है, दृढ़ता के साथ। तो इसे अपन क्या कहेंगे बेटा, टाइट जंक्शन, ठीक है। तो दो सेल जो है, दो सेल्स आपस में दृढ़ता के साथ जुड़ी रहती है, दृढ़ता के साथ जुड़ी रहेगी दो सेल आपस में, क्लियर। तो बहुत कठोरता के साथ कनेक्टेड रहे, इसे अपन क्या कहेंगे बेटा, टाइट जंक्शन, ठीक है। इनके बीच में कोई नलिकाकार गैप नहीं होगा। तो ये आप जो देख रहे हो रचना, ये क्या है बेटा, क्या है ये, टाइट जंक्शन। अब इसके जो फंक्शन में अगर बात करूं कि इसका फंक्शन क्या है, तो इसके फंक्शन वही है जो इसके फंक्शन। तो खाद्य पदार्थों या पोषक पदार्थों को अपन कह सकते हैं, पोषक पदार्थों आयनों का विनिमय एक्सचेंजिंग। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करूं तो उपकला उत्तक में इस तरीके की स्थिति देखने को मिल जाएगी, जिसमें कोशिकाएं बहुत टाइटता के साथ जुड़ी रहती। तो ये है बेटा टाइट जंक्शन। नेक्स्ट अपन बात करें इंटरडिजिटेशन। अगला रूपांतरण अपन बात कर रहे हैं, अगला मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर अपन बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या विशेष रचना पर बात करें तो वो है इंटरडिजिटेशन। देखो इंटरडिजिटेशन नाम से पता लगा, इंटर यानी एक दूसरे में घुसे हुए, इंटरडिजिटेशन। इसमें देखो एक सेल और दूसरी सेल के मध्य उभार रहते हैं, अंगुली नुमा उभार नहीं है, परंतु वो एक दूसरे में घुसे हुए हैं। देखो यहां पर ने कहा कि सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें इस तरीके से अंगुली नुमा उभार होते हैं। यहां पर ने कहा कि दो सेल इस तरीके से गैप के साथ जुड़ी हुई है। यहां पर गए दो सेल आपस में टाइटता के साथ जुड़ी हुई है। अब मैं यहां करूं कि एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, इस तरीके से इसमें जो इनकी जो अंगुली नुमा उभार है वो इस एक दूसरे में घुसे हुए, तो इस तरीके से ये फंसे
फंसे हुए रहते हैं, इसे अपन क्या कहेंगे बेटा, इंटरडिजिटेशन। देखो मैं और इजीली से आप बताऊं, जैसे ये एक सेल है, इसका ये उभार निकल रखा है, और दूसरी जो सेल, ये पहली सेल हो गई, दूसरी सेल ये है, और ये इसका इसमें इस तरीके से फंसी हुई है। ये जो रचना है ये क्या कहलाएगा बेटा, इंटरडिजिटेशन। तो अंगुलीनुमा उभार क्या होते हैं, एक दूसरे में घुसे हुए रहते हैं। तो यहां पर भी क्या होंगे बेटा, अंगुली नुमा उभार होंगे, और ये जो उभार है एक दूसरे में फंसे रहते हैं। तो उभार व गर्त एक दूसरे में फंसे हुए, तो कनेक्टेड की बात हो रही, तो ये जो कनेक्टिंग है, ये जो कनेक्टिंग है, ये क्या है बेटा, इंटरडिजिटेशन। क्लियर। तो इंटरडिजिटेशन में अंगुलीनुमा उभार और गर्त होंगे, और वो एक दूसरे में फंसे हुए रहेंगे। ठीक है। इनका अगर अपन फंक्शन बात करें तो फंक्शन वही है, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना, कोशिका को सेल साइज को बनाए रखने में, इसके अलावा वही पोषक पदार्थों का विनिमय करवाना, पोषक पदार्थों का विनिमय करवाना, वही सेम फंक्शन है इसका भी। इसके यदि अपन बात करें कहां उपस्थित है, तो ये अपन ब्लैडर जो अपना है, मूत्राशय जो उपस्थित है, उसमें मूत्राशय की सेल में या उपकला उत्तकों में, मसल्स में इस तरीके की कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो अपन यहां कह सकते हैं उपकला उत्तक में इस तरीके से क्या होगी बेटा, इंटरडिजिटेशन होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें सेप्टा जंक्शन। देखो सेप्टा जंक्शन मीन्स मैंने कहा दो या दो से अधिक इकाइयों का आपस में कनेक्ट होना। ठीक है। तो देखो सेल फर्स्ट है, ये सेल फर्स्ट हो, और ये है सेल सेकंड। ठीक है। अपन इसको इस तरीके से समझे, थोड़ा सा मैं और आपको इजीली से समझा एक्सप्लेन कर दूं इस चीज को। तो देखिए बेटा, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। ठीक है। गैप जंक्शन है, ये गैप जंक्शन। अब इसमें जो क्या थी, ट्यूबुलर टाइप की या कैनाल थी या चैनल था, ट्यूबुलर चैनल था, ये इसमें भी नलिकाकार चैनल है। अब ये आपस में कनेक्टेड किससे, इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट है, यहाँ पर एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है, पट उपस्थित है इनके बीच में, और इस पट द्वारा ये क्या है, कनेक्टेड है। इसी को अपन क्या कहेंगे, सेप्टेड जंक्शन। ठीक है। तो सेल फर्स्ट और सेल जो सेकंड है वो आपस में सेप्टा द्वारा या पट द्वारा कनेक्टेड रहती है। ठीक है। तो यहां अपन कह सकते हैं कि दो सेल्स पटों द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। अगर मैं इसके फंक्शन बात करूं तो फंक्शन वही है बेटा, विभिन्न प्रकार के आयनों का, फूड मटेरियल का, इनका एक्सचेंजिंग या विनिमय करना। इसके अलावा जो ये जो सेल है इसको थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस भी नेचर प्रदान करती है। तो पोषक पदार्थों, आयनों का विनिमय, ये विनिमय हो गया इसका। लास्ट जो अपन बात करें यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन है या स्पेशलाइजेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो वो अपन बात करें डेस्मोसोम। देखिए बेटा, डेस्मोसोम क्या है, डेस्मोसोम में ये सेल फर्स्ट हो गई अपनी और ये सेल सेकंड हो गई अपनी, और ये यहाँ पर एक थोड़ी सी हार्डनेस स्ट्रक्चर बन जाती है और ये कठोरता से जुड़ी रहती है, और इसमें ये टोनोफाइब्रिल निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं बेटा, टोनोफाइब्रिल निकले रहते हैं इसमें से, और ये टोनोफाइब्रिल विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल है और उनको जो कठोरता है सेल उसको बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो दो सेल्स दृढ़ता के साथ जुड़ी रहती है, दृढ़ता के साथ जुड़ी रहेगी। एक जो विशेषता अपन बात करें इसमें, तो इसमें टोनोफाइब्रिल उपस्थित होते हैं। तो टोनोफाइब्रिल होंगे बेटा इसमें। अपन फंक्शन बात करें इसके कि इसके कार्य क्या है, तो कोशिका को देखो, कोशिका की आकृति, आमाप व
कठोरता को बनाए रखने में, कठोरता को बनाए रखने में। फंक्शन एग्जाम्पल में बात करूं कि इस तरीके के जो डेस्मोसोम है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, तो यूट्रस में, जो अपनी गर्भाशय है उस गर्भाशय की भित्ति में इस तरीके की कोशिकाओं के बीच में इस तरीके की कनेक्टिविटी पाई जाती है। तो अपन यहां कह सकते हैं गर्भाशय में, गर्भाशय में इस तरीके की डेस्मोसोम रूपांतरण पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन का। तो देखिए बेटा, अपन ने देखा सेल मेम्ब्रेन जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है विभिन्न प्रकार से रूपांतरित होकर या अपनी व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करती है। तो अपन ने ये मॉडिफिकेशन कौन कौन से देखे, माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, इंटरडिजिटेशन, सेप्टेड जंक्शन और डेस्मोसोम। इनके कोई हिंदी नाम नहीं है, यही अपन टर्मिनल नाम याद रखेंगे। तो इस सारे जितने भी हैं, दो या दो से अधिक सेल आपस में कनेक्टेड हो रही है, इनमें सभी जो रचना अपन ने देखी, इसमें सेल मेम्ब्रेन एक विशेष प्रकार का थोड़ा सा क्या कर रही है, रूपांतरण कर रही है और अपना रूप बदलकर किसी विशेष कार्य को क्या कर रही है, पूर्ण कर रही है। ठीक है, ये अपन ने इसमें देखा। अब अपन बात करें बेटा सेकंड टॉपिक जो अपना है इस वीडियो में, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अपन यहाँ दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक जो अपना था वो था मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सेकंड टॉपिक अपना जो है वो अपन बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के कार्य। और जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट हुए, जो अपना सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन ने अब तक जो डिस्कस कर चुके हैं, सेल के इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, सेल के स्ट्रक्चर देख चुके हैं, प्रोकैरियोट सेल, यूकैरियोट सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनमें डिफरेंट कर चुके हैं। इसके बाद अपन ने सेल वॉल की बात की, जिसमें सेल वॉल की स्ट्रक्चर अपन बात कर लिए, फंक्शन बात कर लिए, उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर अपन ने बात कर ली। अब अपन सेल मेम्ब्रेन बात कर रहे थे, तो सेल मेम्ब्रेन इंट्रोडक्शन, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, उसके 3 मॉडल अपन ने बात कर लिए। और लास्ट जो अपन बात कर रहे हैं अब वो है अपना फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद अपन सेल ऑर्गेनेलीज या प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। तो हम फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के कार्य बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो अपन ने देखे ये क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन या रूपांतरण। अब देखिए इनमें बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, दो या दो से। जैसे यहां पर मैं इसका कार्य बताऊं, जो किसका माइक्रोविलाई किसका मॉडिफिकेशन है, सेल मेम्ब्रेन का। इसका क्या कार्य है, अवशोषण। तो हो गया ना, तो ये भी कार्य किसके हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन के। तो ये जितने भी अपन ने यहां पर फंक्शन बात किए हैं, ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं, सेल मेम्ब्रेन के। इनके अलावा क्या फंक्शन है वो भी अपन यहां पर देखेंगे। सबसे पहले अपन देखें जो फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है जो प्लांट्स, जो एनिमल सेल होती है, उन एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। परंतु प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है। तो जो एनिमल सेल है, जंतु कोशिका जो है, उस जंतु कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म उसको बांधे रखने का कार्य कौन करती है बेटा, केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए जंतु सेल में, जंतु कोशिका में, जंतु सेल में प्रोटोप्लाज्म को बांधे रखती है या होल्डिंग, यानी प्रोटोप्लाज्म जो रुकेगा वो किससे रुकेगा बेटा, किससे रुकेगा, सेल मेम्ब्रेन से ही ये बंधे हुआ रहेगा। तो जो प्लांट सेल में तो सेल वॉल भी है, तो वो भी इसको प्रोटेक्ट करेगी, परंतु इसमें ये प्रोटोप्लाज्म को बांधे रखने का कार्य केवल और केवल कौन करेगी, सेल मेम्ब्रेन करेगी। दूसरा अपन बात करें जंतु सेल को प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना। तो जंतु कोशिका में केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन उपस्थित है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी बेटा, जंतु कोशिका की सुरक्षात्मक आवरण के प्रोटेक्टिव कवर्ड के रूप में कार्य करती है, तो सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए जंतु सेल में, जंतु सेल को बाहरी आघातों से बचाती है। तो जो बाहर से जो कोई चोट पहुंचती है, तो बाहरी आघातों
आघातों से बचाती है। तो बाहरी आघातों से बचाने का कार्य भी कौन करेगी बेटा? सेल मेम्ब्रेन करेगी। इसके अलावा अपन बात करें प्रत्येक सेल की इंडिविजुअलिटी, यानी प्रत्येक सेल की प्राइवेसी को बनाए रखने में भी। देखिए मैं कहूं आपको कि एक सेल ये है अपनी, दूसरी सेल ये है, तीसरी सेल ये है, तो इनको आपस में एक दूसरे से अलग कौन कर रखी है? सेल मेम्ब्रेन। तो प्रत्येक सेल की व्यक्तिगतता को बनाए रखने में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अपन यूं कह सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपनी प्राइवेसी को बनाए रखती है। जैसे मैं कहूं कि आप अपने घर में रहते हैं और उनके दीवार और छत ये जो होती है वो आपकी क्या करती है? प्राइवेसी को बनाए रखती है, व्यक्तिगतता को बनाए रखती है, इंडिविजुअलिटी को बनाए रखती है। ऐसे ही जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रत्येक जो जितनी भी जो जंतु कोशिकाएं होगी उनकी जो व्यक्तिगतता है उसको बनाए या इंडिविजुअलिटी को बनाए रखती है। तो देखिए अपन बात करें जंतु सेल्स की प्राइवेसी या व्यक्तिगतता को बनाए रखती है, व्यक्तिगतता या इंडिविजुअलिटी को बनाए रखती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, तो देखिए जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है उन सेल ऑर्गेनेलीज के चारों ओर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित है जो यूनिट मेम्ब्रेन के समान है। तो सेल ऑर्गेनेलीज को एक दूसरे से क्या करती है बेटा? भिन्न करती है और उनके चारों ओर भी कवर्ड आवरण के रूप में कार्य करती है। तो कोशिकांगों के चारों ओर उपस्थित होती है और उनको क्या करती है? अलग बनाए रखती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर कार्यों की अपन बात करें तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो कार्य इसके द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। तो देखिए बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसे अपन सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जितने भी जो ट्रांसपोर्टेशन वाले कार्य हैं, जितने भी जो एक्सचेंजिंग वाले जो कार्य है वो यही करती है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें कि विनिमय या परिवहन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन में योगदान रखती है। देखिए बेटा कौन कौन से योगदान रखती है, अपन यहां बात करें तो सक्रिय परिवहन करवाने में। इसी प्रकार दूसरा अपन बात करें निष्क्रिय परिवहन करवाने में, सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, इसके अलावा परासरण के माध्यम से, इसके अलावा फिल्ट्रेशन या छनन, फिल्ट्रेशन, छानने की क्रिया को जिसे अपन कहते हैं, निषेधन बोलते हैं जिसे। देखो सक्रिय परिवहन की अपन बात करें सबसे पहले, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहां पर ये मेटीरियल है, इनकी कंसंट्रेशन और इनकी यहां पर इधर की साइड के कंसंट्रेशन अपन बात करें सांद्रता। तो पदार्थों का सक्रिय परिवहन की अगर अपन बात करें तो ये एक ऐसा परिवहन है जिसमें पदार्थों के अणु परमाणु आयनों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अभिगमन। देखो यहां सांद्रता जो है इस मॉलिक्यूल की कम है, फिर भी ये इधर मूव कर रहे हैं, इससे अपन क्या कहते हैं? सक्रिय परिवहन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाती है? सेल मेम्ब्रेन। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस सक्रिय परिवहन क्या है? पदार्थों के अणु परमाणु आयनों का निम्न सांद्रता से, निम्न से उच्च सांद्रता की ओर अभिगमित होना क्या कहलाएगा? सक्रिय परिवहन। और इसके लिए ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, निष्क्रिय परिवहन इसके विपरीत होगा, जब अणु परमाणु आयनों का उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अभिगमन हो,
तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, निष्क्रिय परिवहन। इसके लिए ऊर्जा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला अपन बात करें प्रासरण। देखो बेटा प्रासरण क्या है, प्रासरण में भी क्या होता है, प्रासरण एक ऐसी विसरण की क्रिया है जिसमें जल के अणु उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अभिगमित अर्धपारगम्य कला से होती है। तो ये इस कला के माध्यम, जो अपनी मेम्ब्रेन है इसी के माध्यम से प्रासरण भी होता है। तो प्रासरण की क्रिया में भी पदार्थों के अणु परमाणु आयनों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, तो जो जल के मॉलिक्यूल है उनका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अभिगमित होना, ये क्या है बेटा, प्रासरण। तो अर्धपारगम्य कला से जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अभिगमित होना क्या कहलाता है बेटा, परासरण कहलाता है। तो परासरण, सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, छनन। देखो छनन अपन बात करें, आप नेफ्रॉन की बात की थी अपन, नेफ्रॉन जानते हैं अपन, जो कि किडनी जो होते हैं, वृक्क जो होते हैं, उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो वहां पर फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है, जहां पर विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल छनते हैं। ये इस तरीके से अपनी वो होती है, नेफ्रॉन होता है, और इसमें यहां पर विभिन्न फूड मटेरियल का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, छलनने की क्रिया होती है। ये भी कार्य किसके द्वारा होता था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किए जाते हैं। तो ये अपन ने सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण, छलन, ये जैसे अपन इसके फंक्शन देखे। इसके अलावा अपन देखें विसरण के जो है वो विसरण बिना मेम्ब्रेन के भी होता है, और एक होता है सुसाध्य विसरण। तो सुसाध्य विसरण की जो क्रिया होती है, उस सुसाध्य विसरण की क्रिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से होती है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा इसके फंक्शन, अपन बात करें यहां पर, तो देखिए माइक्रोविलाई का भी अपन ने कार्य देखा। तो नंबर 1 अपन बात करें माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है बेटा, अवशोषण का। तो ये कोशिका के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ अवशोषण को भी बढ़ाते हैं। तो अवशोषण क्षमता, अवशोषण, तो अवशोषण का कार्य भी किसका हो गया बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो गया। इसके अलावा अपन ने गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, इंटरडिजिटेशन, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के आयनों परमाणु जो है उनका क्या होता है, विनिमय होता है। तो अपन यहां कह सकते हैं पीएम के द्वारा पोषक पदार्थों आयनों का विनिमय होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें यहां पर दो और इंपॉर्टेंट फंक्शन के रूप में मैं बात करूं, एंडोसाइटोसिस, और एक क्रिया होती है बेटा एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, देखिए बेटा अपन इसको समझे, ये दो तरीके की होती है। फिर आगे एक होती है पिनोसाइटोसिस, और एक होती है फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की समझे अपन सबसे पहले, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये सेल की सीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखिए यहां से कोई भी मेटीरियल जो है, कोई भी थिंग्स जो होगी, या कोई भी विषय वस्तु है, या खाद्य पदार्थ है, या कोई भी मेटीरियल है, इसका अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है बेटा, एंडोसाइटोसिस। तो इसका अंदर ग्रहण करना एंडोसाइटोसिस। क्लियर। अब देखिए कोई भी सेल अगर तरल पदार्थों को, ये कोई तरल पदार्थ है या तरल न्यूट्रिएंट मटेरियल है, इसको अंदर ग्रहण कर रही है, इस तरल पदार्थ को, तो इसमें ये हेल्पिंग कर रही है, तरल पदार्थ अंदर आगे, इसको अंदर ग्रहण करना क्या कहलाएगा। तो लिक्विड फॉर्म में कोई भी मटेरियल को अंदर ग्रहण करें तो उसे कह देंगे अपन पिनोसाइटोसिस। पिनो मीन्स होता है ड्रिंक, ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस मीन्स तरल खाद्य पदार्थों को कोशिका द्वारा ग्रहण करना। क्लियर। तो ये हो गया पिनोसाइटोसिस। अब देखिए इसमें किसका रोल रहा था, सीएम का, प्लाज्मा। अब फेगोसाइटोसिस अपन बात करें, ठोस भोजन के जो पार्टिकल है उनको भोजन अंदर ग्रहण करना। तो देखिए ये तो हो गई पिनोसाइटोसिस, ये तो अपन ने बात कर ली पिनोसाइटोसिस, ठीक है। ठोस या फेगोसाइटोसिस अपन बात करें तो ये ठोस क्या है, सॉलिड फूड पार्टिकल है, इसको अंदर ग्रहण कर रही है, ये सॉलिड पार्टिकल है,
इसको अंदर ग्रहण कर लिया इसने, ये क्या कहलाएगा बेटा? फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ये कार्य, दोनों कार्य किससे किए जाते हैं? किसके द्वारा किए जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। नेक्स्ट फंक्शन पर बात करें एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स क्या होता है? एग्जिट, बाहर निकलना। तो इन दोनों का, जैसे ये पिनोसाइटोसिस और ये फेगोसाइटोसिस क्रिया से जो ग्रहण किए गए मॉलिक्यूल है, इनका डाइजेशन होगा। डाइजेशन के साथ भोजन जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, डाइजेस्ट, और जो अपशिष्ट फूड रह गया है, जैसे मान लीजिए वेस्टेज मटेरियल रह गया है, इसको वापस सेल मेम्ब्रेन क्या कर देती है? बाहर रिमूव कर देती है। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस जैसी क्रियाओं का पूर्ण किया जाता है। इन कार्यों का जो वो है वो भी कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। इसके अलावा अपन बात करें बेटा अगला फंक्शन, अगर अपन बात करें तो देखिए, जो भी अपने नेक्स्ट फंक्शन जो चल रहा है वो अपन बात करें तो देखिए अगला फंक्शन है, मैंने प्रोटेक्शन आपको बता दिया था, रीजनरेशन। हम बात करें रीजनरेशन। देखिए बहुत सारे जो है रीजनरेशन से हमारा तात्पर्य कोई भी खोए हुए अंगों का पुनः वापस आना, जिससे छिपकली में पूंछ टूट जाती है और वो वापस आ जाती है, तो वो क्या है? रीजनरेशन। तो ऐसे ही कोशिका की जो रीजनरेशन है या विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन है उनका जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो रीजनरेशन या पुनरुद्भवन करना, तो कोशिका की जितनी पुनरुद्भवन का कार्य है वो कौन करेगी? सेल मेम्ब्रेन करेगी। नेक्स्ट अपन बात करें मरम्मत। तो जैसे देखो रिपेयरिंग, जितनी भी सेल मेम्ब्रेन जो है या सेल की जो डैमेज है उसकी मरम्मत करती है। तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कोशिका के विभिन्न प्रकार के अंगों का या उसके जो पार्ट्स है उनकी मरम्मत की जाती है, रिपेयरिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, अगर इसका फंक्शन अपन बात करें तो देखिए ये एक जो जंतु कोशिका की अगर अपन बात करें तो जंतु कोशिका में एक बाह्य कंकाल के रूप में कार्य कर रही है। तो पीएम जो है, पीएम जंतु सेल्स में बाह्य कंकाल के रूप में कार्य करती है, बाह्य कंकाल के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें जो फंक्शन है इसका, तो देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेलीज है उनका फॉर्मेशन भी करती है। तो पीएम के द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा विभिन्न प्रकार के कोशिका अवयवों का निर्माण किया जाता है। जैसे मिजोसोम किससे बनता है बेटा? मिजोसोम सेल मेम्ब्रेन से बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं। इसी प्रकार मैं कहूं कि जो बैक्टीरियल सेल में जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली जो पटलिकाएं पाई जाती है उन पटलिकाओं का फॉर्मेशन किससे होता है? सेल मेम्ब्रेन से होता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के कोशिका अवयवों का फॉर्मेशन भी किसके द्वारा किया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। अगले पर बात करें ईटीएस, जानते हो ईटीएस? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में एटीपी संश्लेषण हेतु एक सिस्टम होता है एटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही में स्थानांतरित होते रहते हैं। और ये ईटीएस जो सिस्टम है ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक की पीएम में होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। इसे अपन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण भी कहते हैं। तो ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की क्रिया का संपादन किसके द्वारा किया जाता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की क्रिया संपन्न करती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं, लगभग 30 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो 30 प्रकार के एंजाइम, जैसे एटीपेज, आरएनएज, ऐसे विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं और इन एंजाइमों के द्वारा विभिन्न कार्यों का संपादन किया जाता है। तो इन एंजाइमों का या हाइड्रोलेज एंजाइम उपस्थित होते हैं तो उनके कार्यों का भी संपादन इससे किया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विभिन्न प्रकार के एंजाइम को धारण करती है और उन एंजाइमों से संबंधित एक्टिविटीज को ये कंप्लीट करती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो कोशिका की जितनी भी उपापचय क्रिया होती है, जिसे अपन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं, तो उनका संपादन भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। तो कोशिका की विभिन्न उपापचय क्रियाओं को पूर्ण करना। तो उपापचय क्रियाओं को पूर्ण भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं का संपादन भी किया जाता है। तो ये देखिए अपन ने बहुत सारे फंक्शन अपन ने यहाँ पर देखे जो सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। तो सेल मेम्ब्रेन एक एनिमल सेल की अपन एक कहे कि इंपोर्टेंट कला है जो कोशिका के लगभग बहुत सारे कार्यों को संपादित करती है। विशेष रूप से कोशिका में जितने भी जो ट्रांसपोर्टेशन का परिवहन है या कोई भी पदार्थों को जो एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, प्रोटेक्शन है, इसके अलावा अपन कहें कि सेप साइज को बनाए रखने में, इसके अलावा इंटरडिजिटेशन, गैप जंक्शन, माइक्रोविलाई के इनके द्वारा जितने भी जो फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कार्य किससे होते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही किए जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक डिस्कस किए जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूपांतरण देखे, जिसमें हमने सूक्ष्मांक या माइक्रोविलाई, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, इंटरडिजिटेशन, सेप्टेड जंक्शन, डेस्मोसोम, इनका डिस्कस किया, इनके फंक्शन देखे। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपन ने फंक्शन बात किए, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन रूप से अपन बात करें तो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, फिल्ट्रेशन, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, प्रोटेक्शन, डेफिनेट शेप साइज को बनाए रखने में, जैसे बहुत सारे कार्यों का संपादन होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।